जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज हो गया 17 जुलाई। जी हाँ, आज डेट कौन सी? 17 जुलाई। और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आज 17 जुलाई को क्या कुछ खास है। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, 17 जुलाई को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि इंटरनेशनल जस्टिस डे। और दूसरा विश्व इमोजी दिवस यानी कि वर्ल्ड इमोजी डे के रूप में मनाया जाता है। तो हमने दो महत्वपूर्ण दिवस देखे। कौन से? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और दूसरा हमने देखा विश्व इमोजी दिवस। तो ये आज के दिन 17 जुलाई को मनाया जाता है। और अब जो हमने अभी देखा अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। तो 17 जुलाई न्याय दिवस को मनाने की घोषणा कब हुई, आपको पता होना चाहिए। 2010 में 17 जुलाई को न्याय दिवस मनाने की घोषणा की गई। ध्यान दीजिएगा, न्याय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के महत्व को दर्शाने और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे युद्ध अपराध आदि के लिए जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 17 जुलाई 1998 को इंटरनेशनल, ध्यान दीजिएगा, आज के ही दिन 1998 यानी कि 1998 को इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट यानी कि आईसीसी के लिए रोम स्टैट्यूट को अपनाया गया था। और इसी की याद में 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाए जाने की हमने वजह जान ली कि क्यों मनाया जाता है। तो 1998 को इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट यानी कि आईसीसी के लिए रोम स्टैट्यूट को अपनाया गया। इसी के लिए जो है 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस घोषित किया गया यानी कि मनाया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि आज दो महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। पहला अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और दूसरा हमने देखा विश्व इमोजी दिवस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आज के दिन क्या कुछ खास है। अब चलते हैं हमारी सीरीज़ की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आ गए हैं क्लास 12 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है, जिनके माध्यम से आपको जिस भी क्लास में जो भी डाउट है आप उनके माध्यम से हर एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं। इतनी डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम चाहे किसी भी स्टेट का हो या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने थोड़ा आज के डे के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और हमने ये भी जान लिया कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। ध्यान दीजिए, आप जो भी करते हैं हमको वो उसमें दो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिल गया तो समझ लीजिए वो चीज़ आप सही कर रहे हैं। क्या कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने ही मिलने चाहिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास से फ्रेंड्स हम करेंगे क्लास 12 का, हम कर रहे हैं चैप्टर 8 है, तो जिसमें हम आप करेंगे रंग को पहचानना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में चैप्टर 8 तो कौन सा था हमारा? वस्त्र एवं परिधान। ये आप देख रहे हैं, परिधान के लिए डिज़ाइन, जिसमें हमने डिज़ाइन विश्लेषण के बारे में जाना था। है डिज़ाइन के दो पहलू देखे थे, जिसमें हमने संरचनात्मक डिज़ाइन और अनुप्रयुक्त अलंकृत डिज़ाइन के बारे में जाना था। साथ ही साथ डिज़ाइन के कारक हमने देखे थे हैं कि डिज़ाइन के कारक कौन कौन से हैं, जिसमें हमने दो कारक देखे थे, डिज़ाइन के तत्व, दूसरा देखा था हमने डिज़ाइन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन।
और डिज़ाइन के तत्व भी हमने 4 तरह के देखे थे। कौन कौन से? रंग, बुनावट, रेखा, आकृति और आकार। इसमें हमने रंग के बारे में भी चर्चा की थी, रंग सिद्धांत देखा था, रंग के रूप देखे थे कि रंग 3 तरह के होते हैं, ह्यू, मान और तीव्रता या क्रोम, जिसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से डिस्कस की थी। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस क्लास को मैंने कराया है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले लिस्ट में इजीली आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो ये हमारी प्रीवियस क्लास है जो हमारी एस्टरडे इवनिंग 7 बजे हुई थी। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली। हमने रंग के रूप देख लिए, रंग के तत्व, रंग के सिद्धांत, रंग के कारक भी देख लिए, रंग के बारे में भी जान ली। अब देखते हैं रंग को हम पहचानेंगे कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। अधिकांश व्यक्ति अपनी सामान्य दृष्टि से विभिन्न रंगों के मानों और तीव्रताओं में भेद करने और उन्हें नाम देने, जैसे ईंट सा लाल, कई लोग नहीं बोलते रे भैया लाल कैसा है, वो ईंट जैसा है ना, वैसे लाल दिखता है, रक्त सा लाल, टमाटर सा लाल, रूबी सा लाल, गाजर सा लाल इत्यादि में सक्षम होते हैं। रंगों के नाम प्राकृतिक स्रोतों जैसे फूल, वृक्ष, काष्ठ, खाद्य फल, वनस्पति, मसाले, पक्षी, पशु, फर, पत्थर और धातु, खनिज, मिट्टी, रंजक और पेंट इत्यादि के साथ साथ अनेक अन्य स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। प्रत्येक समूह में आप लाल और गुलाबी, पीला और नारंगी, नील, लोहित और बैंगनी, नीले, हरे, भूरे और धूसर देख सकते हैं। क्या पढ़ा हमने? प्रत्येक समूह में आप लाल और गुलाबी, पीला और नारंगी, नील, लोहित और बैंगनी, नीले, हरे, भूरे और धूसर देख सकते हैं। नामों में अक्सर क्षेत्रीय झलक होती है, अतः एक क्षेत्र के नाम का अर्थ दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए अलग हो सकता है। आज भी दुनिया में जहां भारी मात्रा में सामग्री, विशेष रूप से वस्त्र उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, नामों के साथ संख्याएं उपयोग में लाने की पद्धति बनाई गई है। पेंटोन सेड कार्ड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द आया है पेंटोन सेड कार्ड। बुक में तो इसका मीनिंग लिखा ही है, पर मैं थोड़ा आपको आम भाषा में समझाना चाहूँगी। पेंटोन सेड कार्ड होता क्या है, आप पहले इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर आप बुक देखिएगा। पेंटोन सेड कार्ड का मतलब फ्रेंड्स आप एक आम भाषा में कह सकते हैं कि रंगों की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिससे कोई भी किसी भी रंग को पहचाने एवं समझ सकता है। तो पेंटोन सेड कार्ड होता क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगों की पहचान और उसको समझने के लिए पेंटोन सेड कार्ड का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हर रंग का एक यूनिट कोड होता है और साथ ही साथ इसमें कई सारे रंगों के क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े दिखाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत कई सारे रंगों के छोटे छोटे टुकड़े दिखाए जाते हैं। पेंटोन रंग चार्ट आपको ये दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता यही है फ्रेंड्स कि जो रंग होते हैं ना, रंग के छोटे छोटे टुकड़े इनके माध्यम से आपको दिखाए जाते हैं और हर एक रंग का क्या होता है, यूनिट कोड होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। पेंटोन सेड कार्ड में हर एक रंग का यूनिट कोड होता है। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी, 186C, पेंटोन 186C। तो पेंटोन 186 अगर कहीं पे इसमें लिखा है तो आप उसका क्या मतलब समझेंगे है? तो पेंटोन 186C का मतलब है गहरा लाल चमकदार रंग है। जो गहरा लाल चमकदार रंग होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अगर इस चार्ट के माध्यम से दिखाया जाए तो क्या लिखा जाएगा? पेंटोन 186C। तो पेंटोन 186C देखते ही आप समझ जाएंगे गहरे लाल चमकदार रंग की बात हो रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेंटोन सेड कार्ड होता क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसमें किसी भी रंग को पहचाना एवं समझा जा सकता है इसके माध्यम से। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पेंटोन सेड कार्ड का प्रयोग कहाँ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फैशन डिज़ाइनर, ग्राफिकर डिज़ाइनर, इंटीरियर में, किसी कंपनी के लोगों में, तो कई सारी जगहों पर ये पेंटोन सेड कार्ड का प्रयोग किया जाता है चार्ट का। तो आई होप ये पेंटोन रंग चार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आम भाषा में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बुक की भाषा में समझते हैं, पढ़ते हैं इसको। तो पेंटोन सेड कार्ड रंगों, आभाओं और रंगतों को विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित करता है। प्रत्येक को एक कोड संख्या दी जाती है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि इनमें हर एक रंग का एक कोड होता है। जैसे हमने आपको पेंटोन 186C का बताया ना एग्जाम्पल के माध्यम से। तो 186 पेंटोन 186C का क्या मीनिंग था?
गहरा लाल एवं चमकदार रंग, तो वो किसका उदाहरण था? पेंटोन 186C का। तो वही ये भी बोल रहे हैं कि प्रत्येक को एक कोड संख्या दी जाती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है, कि यानी कि आप इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका न्यू कहीं पे भी आप हो, अगर आपको ये चार्ट दिख गया पेंटोन रंग चार्ट, ये हर जगह एक जैसा होता है। और वहाँ पे भी आप सपोज इंडिया की बजाय अमेरिका में भी गए हो ना, और आपको पेंटोन रंग चार्ट दिखा दिया गया, वहाँ पे पेंटोन 186C दिखा दिया गया, तो वहाँ पे भी पेंटोन 186 का मीनिंग क्या होगा? लाल गहरा चमकदार रंग। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में पेंटोन 186 का कोई और मीनिंग होगा, अमेरिका में कोई और अर्थ होगा, जी नहीं, इसीलिए इसको एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा दी गई है। तो आप समझ गए होंगे आई होप अच्छी तरीके से। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप बता सकते हैं। तो जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है, इसमें फैशन के बारे में पूर्ण जानकारी यानी कि फोरकास्ट देने और विदेशों में उत्पादों का ऑर्डर देने में सहायता मिलती। सहायता कैसे मिलती? क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्या? पेंटोन रंग चार्ट एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जो कोड इंडिया में रंगों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाएगा, वही कोड आपको अमेरिका में भी मिलेगा, वही कोड आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा। हर जगह जैसे यहाँ हमारा रुपया होता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो पैसे की भी वैल्यू अलग अलग है ना। बट इस जो हमने पेंटोन रंग चार्ट देखा है, ये इसका अलग अलग नहीं है, ये सेम है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। है तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, इसीलिए इसको इतना डिटेल में, मुझे जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है उसी को मैं ज़्यादा डिटेल में जाती हूँ, अन्यथा तो बुक से आप अच्छी तरीके से समझ ही जाते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए पेंटोन रंग चार्ट ना, इसमें हमने क्या बोला कि रंग के छोटे छोटे क्या होते हैं, रंग के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और दिखाए जाते हैं होते हैं, और साथ ही साथ इसमें हर एक रंग का कोड लिखा जाता है, हर एक रंग का कोड लिखा जाता है, और उस कोड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस रंग की बात हो रही है। एक नंबर, एक कोड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन से रंग की बात हो रही है, कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग है। आई होप इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वस्त्रों में रंग करना, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो वस्त्रों में रंग विविध स्तर पर किए जा सकते हैं वस्त्रों में रंग कई तरह से किए जाते हैं। पहला है रेशों के स्तर पर रंगाई की प्रक्रिया बहुत कम अपनाई जाती है, यानी कि रेशे को रंग करके रेशों के स्तर पर रंगाई की प्रक्रिया बहुत कम अपनाई जाती, क्योंकि यह एक बहुत महंगी प्रक्रिया है। क्या? रेशों की जो रंगाई होती है ये बहुत महंगी प्रक्रिया है। इसके पश्चात भी कुछ निर्मित रेशों के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है। धागे के स्तर पर की गई रंगाई बहुविध डिजाइनों को बनाने में मदद करती है। बुनी हुई धारीदार पट्टियां, चौकदार कपड़ा, पट्टू इत्यादि बनाए जाने वाले सामान्य डिजाइन है। जरी और जैकार्ड पैटर्न में रंगे हुए धागों को बुनकर तैयार किया जाता है। जब धागों की बंधाई व रंगाई की जाती है तो सुंदर इकत पैटर्न प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, इकत पैटर्न कब प्राप्त होता है? जब धागों की बंधाई व रंगाई की जाती है तो इकत पैटर्न प्राप्त होते हैं। वस्त्रों के स्तर पर रंगाई करना सबसे प्रचलित विधि है। ध्यान दीजिएगा, वस्त्र के स्तर पर रंगाई जो है बहुत ही प्रचलित विधि है। यह विधि एक सामान्य एकल रंग वाले वस्त्र प्राप्त करने के लिए और बंधाई व बाटिका प्रक्रिया द्वारा डिजाइन वाली सामग्री प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। वस्त्र के स्तर पर भी रंगाई, चित्रकारी, छपाई, कसीदाकारी और पैच द्वारा की जा सकती है। क्या की जाती? पैच द्वारा की जा सकती है। तो ये आपको वस्त्रों के में रंग करना समझ में आया होगा। हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। रेशों के स्तर पर रंगाई की प्रक्रिया बहुत कम अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि यह बहुत महंगी प्रक्रिया होती है, यानी कि रेशों को रंगना बहुत महंगी प्रक्रिया है, इसलिए रेशों की स्तर पर रंगाई की प्रक्रिया बहुत कम है। धागे के स्तर पर हमने रंगाई की प्रक्रिया देखी, तो धागे के स्तर पर की गई रंगाई बहुविध डिजाइनों को बनाने में मदद करती है। बुनी हुई धारीदार पट्टियां, चौकदार कपड़ा, पट्टू इत्यादि को बनाने के लिए जारी और जैकेट पैटर्न में रंगे हुए धागों को बुनकर तैयार किया जाता है। जब धागों की बंधाई व रंगाई की जाती है तो सुंदर इकत पैटर्न प्राप्त होते हैं। तो ये हमने धागों के स्तर पर देख लिया। अब वस्त्रों के स्तर पर रंगाई करना सबसे प्रचलित, यानी कि ध्यान दीजिएगा, रंगाई, वस्त्रों में रंगाई करना हम देख रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या है? वस्त्रों में रंगाई। धागों में भी उतनी नहीं की जाती है, बट वस्त्रों की अपेक्षा कम की जाती है। रेशों में रंगाई बहुत ही कम स्तर पर की जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगी प्रक्रिया है।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं रंग योजना अथवा रंग सुमेल के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या रंग योजना अथवा रंग सुमेल क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो विभिन्न रंगों को एक सुनिश्चित ढंग से प्रयोग करना रंग योजना अथवा रंग सुमेल यानी कि कलर स्कीम्स और कलर हार्मोनाइज कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्मोनाइज कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अगेन रिपीट करूंगी। विभिन्न रंगों को एक सुनियोजित रंग से प्रयोग करना रंग योजना अथवा रंग सुमेल यानी कि कलर स्कीम और कलर हार्मोनाइज कहलाता है। रंग योजनाओं का अध्ययन वर्ण चक्र के संदर्भ में भली भांति किया जाता है। रंग योजनाओं के दो मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रंग योजना को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो रंग योजनाओं को दो मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है संबंधित रंग योजना। ध्यान दीजिएगा, रंग योजना का हम वर्ग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला है संबंधित रंग योजना। इनमें कम से कम एक रंग सामान्य होता है। ये 4 प्रकार की होती है। कौन सी? संबंधित रंग योजना। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहला, एक वर्णी सुमेल। यह रंग योजना एक रंग पर आधारित होती है। इसमें एक रंग का विभिन्न मान एवं तीव्रता के रूप में प्रयोग होता है, जैसे लाल, गुलाबी, मेहरून। ये क्या है? एक वर्णी सुमेल है। दूसरा, अवर्णी सुमेल। इस रंग योजना में केवल उदासीन रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सफेद, काला है। तो सफेद काला किस और आएंगे? ध्यान दीजिएगा, सफेद काला आपको समझ में आया ना। अवर्णी सुमेल हम पढ़ रहे हैं, तो सफेद काला बताइए क्या है? ये अवर्णी सुमेल है। तीसरा है विशिष्टता पूर्व उदासीन सुमेल। इस रंग योजना में एक रंग के साथ अन्य रंगों का प्रयोग किया जाता है। चौथा, अनुरूप सुमेल। इस रंग योजना में वर्ण चक्र के समीप के 2 या 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने 4 प्रकार पढ़े किसके? संबंधित रंग योजना के। ध्यान दीजिएगा, संबंधित रंग योजना के हमने 4 प्रकार पढ़े। अब जो रंग का दूसरा वर्ग है, कौन सा? विषम रंग योजना। पहला हमने क्या पढ़ा? संबंधित रंग योजना पढ़ा है रंग योजना के प्रकार में, और संबंधित रंग योजना में हमने 4 प्रकार देखे। अब दूसरा आ जाते हैं विषम रंग योजना। इनमें क्या होता है? इनमें विषम रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये 5 प्रकार की होती है, आपको पता होना चाहिए। हम रंग योजना पढ़ रहे हैं ना, तो रंग योजना को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया। पहला संबंधित रंग योजना, और संबंधित रंग योजना में भी 4 प्रकार होते हैं। दूसरा है विषम रंग योजना। इसमें कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार की होती है। पहला है पूरक सुमेल। पहला क्या है? पूरक सुमेल। इस रंग योजना में 2 रंगों का उपयोग होता है जो वर्ण चक्र में एक दूसरे से ठीक सामने होते हैं, जैसे लाल और हरा, नीला और नारंगी है। लाल और हरा, नीला और नारंगी, ये क्या है? ये पूरक सुमेल है। दूसरा है दोहरा पूरक सुमेल। इस रंग योजना में 2 पूरक युगल होते हैं जो सामान्यतः वर्ण चक्र में एक दूसरे के निकटवर्ती होते हैं, जैसे लाल, हरा, बैंगनी और पीला। तीसरा है विभाजित पूरक सुमेल। इस रंग योजना में एक रंग के समान वाले विपरीत रंग को छोड़कर उसके आसपास के रंगों का प्रयोग किया जाता है। विभाजित पूरक सुमेल में क्या होता है? इस रंग योजना में एक रंग के समान वाले विपरीत रंग को छोड़ दिया जाता है, उसके आसपास के रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नीले रंग के साथ लाल, नारंगी और पीला नारंगी। नीले रंग के साथ लाल, नारंगी और पीला नारंगी, ये किसके उदाहरण हैं? विभाजित पूरक सुमेल के उदाहरण हैं। ये तो हमने देख लिए 3 प्रकार विषम रंग योजना के। चौथा प्रकार देखते हैं। चौथा प्रकार है हमारा अनुरूप सुमेल। यह रंग योजना अनुरूप और पूरक योजनाओं का संयोजन होती है। अनुरूप सुमेल क्या होती है? यह रंग योजना और पूरक योजनाओं का संयोजन होती है। इसमें एक दूसरे के पास वाले रंगों के समूह में प्रधानता के लिए पूरक का चयन किया जाता है, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। चौथा है ऋणात्मक सुमेल। है कौन सा है? ऋणात्मक सुमेल। इस रंग की योजना में 3 रंगों का संयोजन होता है जो रंग चक्र में एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं, जैसे नारंगी, हरा और बैंगनी। तो ये तो हमने 5 प्रकार पढ़ लिए किसके? विषम रंग योजना के। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 है, डिजाइन का कोई एक मूल पहलू बताइए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 1 क्या कहता है? डिजाइन का कोई एक पहलू बताइए।
क्वेश्चन 2 है रंग के दो रूप बताइए। क्वेश्चन 3 कहता है काले रंग का मान कैसा होता है। क्वेश्चन 4 नामों में अक्सर कौन सी झलक होती है। क्वेश्चन 5 कहता है किस रंग योजना में दो रंगों का उपयोग किया जाता है। हैं किस रंग योजना में, रंगों की योजना हमने देखी थी, तो किस रंग योजना में दो रंगों का उपयोग किया जाता है आप बता सकते हैं। आई होप आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो ले लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे होंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम चर्चा करेंगे बुनावट पे। तो आज की क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी ऐसा वर्ड है, कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे होम साइंस के लर्नर्स हैं वो सारे ही इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सकें। और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक जैसा आप सभी जानते हैं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आगे और अच्छे तरीके से काम करने के लिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। सीरीज़ तो यही चल रही है अभी होम साइंस की। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।